लज्जाशीलता मेरी ढाल। अन्नाहारी मंडल की कार्यकारिणी में मुझे चुन तो लिया गया था और उसमें मैं हर बार हाजिर भी रहता था, पर बोलने के लिए जीभ खुलती ही न थी। डॉक्टर ओल्डफील्ड मुझसे कहते, मेरे साथ तो तुम काफी बात कर लेते हो, पर समिति की बैठक में कभी जीभ ही नहीं खोलते। तुम्हें नर मक्खी की उपमा दी जानी चाहिए। मैं इस विनोद को समझ गया। मक्खियां निरंतर उद्यमी रहती हैं, पर नर मक्खी बराबर खाती पीती रहती है और काम बिल्कुल नहीं करती। ये बड़ी अजीब बात थी कि जब दूसरे सब समिति में अपनी अपनी सम्मति प्रकट करते, तब मैं गूंगा बनकर ही बैठा रहता था। मुझे बोलने की इच्छा न होती हो सो बात नहीं, पर बोलता क्या। मुझे सब सदस्य अपने से अधिक जानकार मालूम होते थे। फिर किसी विषय में बोलने की जरूरत मालूम होती और मैं कुछ कहने की हिम्मत करने जाता, इतने में दूसरा विषय छिड़ जाता। ये चीज बहुत समय तक चली। इस बीच समिति में एक गंभीर विषय उपस्थित हुआ। उसमें भाग न लेना मुझे अन्याय होने देने जैसा लगा। गूंगे की तरह मत देकर शांत रहने में नामर्दगी मालूम हुई। टाम्स आयरन वर्क्स के मालिक मी हिल्स मंडल के सभापति थे। वे नीति के कट्टर हिमायती थे। कहा जा सकता है कि मंडल उनके पैसे से चल रहा था। समिति के कई सदस्य तो उनके ही आश्रय निभ रहे थे। इस समिति में डॉक्टर एलिसन भी थे। उन दिनों संतानोत्पत्ति पर कृत्रिम उपायों के अंकुश रखने का आंदोलन चल रहा था। डॉक्टर एलिसन उन उपायों के समर्थक थे और मजदूरों में उनका प्रचार करते थे। मी हिल्स को ये उपाय नीति नाशक प्रतीत हुए। उनके विचार में अन्नाहारी मंडल केवल आहार के ही सुधार के लिए नहीं था, बल्कि वह एक नीतिवर्धक मंडल भी था। इसलिए उनकी राय थी कि डॉक्टर एलिसन के समान समाज घातक विचार रखने वाले लोग उस मंडल में नहीं रहने चाहिए। इसलिए डॉक्टर एलिसन को समिति से हटाने का एक प्रस्ताव आया। मैं इस चर्चा में दिलचस्पी रखता था। डॉक्टर एलिसन के कृत्रिम उपायों संबंधी विचार मुझे भयंकर मालूम हुए थे। उनके खिलाफ मी हिल्स के विरोध को मैं शुद्ध नीति मानता था। मेरे मन में उनके प्रति बड़ा आदर था। उनकी उदारता के प्रति भी आदर भाव था। पर एक अन्नाहार संवर्धक मंडल में से शुद्ध नीति के नियमों को न मानने वाले का उसकी अश्रद्धा के कारण बहिष्कार किया जाए, इसमें मुझे साफ अन्याय दिखाई दिया। मेरा ख्याल था कि अन्नाहारी मंडल के स्त्री पुरुष संबंध विषयक मी हिल्स के विचार उनके अपने विचार थे। मंडल के सिद्धांत के साथ उनका कोई संबंध न था। मंडल का उद्देश्य केवल अन्नाहार का प्रचार करना था, दूसरी नीति का नहीं। इसलिए मेरी यह राय थी कि दूसरी अनेक नीतियों का अनादर करने वाले के लिए भी अन्नाहारी मंडल में स्थान हो सकता है। समिति में मेरे विचार के दूसरे सदस्य भी थे, पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का जोश चढ़ा था। उन्हें कैसे व्यक्त किया जाए, यह एक महान प्रश्न बन गया। मुझमें बोलने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैंने अपने विचार लिखकर सभापति के सम्मुख रखने का निश्चय किया। मैं अपना लेख ले गया। जैसा कि मुझे याद है, मैं उसे पढ़ जाने की हिम्मत भी नहीं कर सका। सभापति जी ने उसे दूसरे सदस्य से पढ़वाया। डॉक्टर एलिसन का पक्ष हार गया। अतएव इस प्रकार के अपने इस पहले युद्ध में मैं पराजित पक्ष में रहा। पर चूंकि मैं उस पक्ष को सच्चा मानता था, इसलिए मुझे संपूर्ण संतोष रहा। मेरा कुछ ऐसा ख्याल है कि उसके बाद मैंने समिति से इस्तीफा दे दिया था। मेरी लज्जाशीलता विलायत में अंत तक बनी रही। किसी से मिलने जाने पर भी, जहां 5-7 मनुष्यों की मंडली इकट्ठा होती, वहां मैं गूंगा बन जाता था। एक बार मैं वेंटनर गया था। वहां मजमूदार भी थे। वहां के एक अन्नाहारी घर में हम दोनों रहते थे। एथिक्स ऑफ डाइट के लेखक इसी बंदरगाह में रहते थे। हम उनसे मिले। वहां अन्नाहार को प्रोत्साहन देने के लिए एक सभा की गई। उसमें हम दोनों को बोलने का निमंत्रण मिला। दोनों ने उसे स्वीकार किया। मैंने जान लिया था कि लिखा हुआ भाषण पढ़ने में कोई दोष नहीं माना जाता। मैं देखता था कि अपने विचारों को सिलसिले से और संक्षेप में प्रकट करने के लिए बहुत से लोग लिखा हुआ पढ़ते थे। मैंने अपना भाषण लिख लिया। बोलने की हिम्मत नहीं थी। जब मैं पढ़ने खड़ा हुआ तो पढ़ न सका। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और हाथ पैर कांपने लगे। मेरा भाषण मुश्किल से फुल स्केप का एक पृष्ठ रहा होगा। मजमूदार ने उसे पढ़कर सुनाया। मजमूदार का भाषण तो अच्छा हुआ। श्रोतागण उनकी बातों का स्वागत तालियों की गड़गड़ाहट से करते थे। मैं शर्माया और बोलने की अपनी असमर्थता के लिए दुखी हुआ। विलायत में सार्वजनिक रूप से बोलने का अंतिम प्रयत्न मुझे विलायत छोड़ते समय करना पड़ा था। विलायत छोड़ने से पहले मैंने अन्नाहारी मित्रों को हॉबन भोजन गृह में भोज के लिए निमंत्रित किया था। मैंने सोचा कि अन्नाहारी भोजन गृहों में तो अन्नाहार मिलता ही है, पर जिस भोजन गृह में मांसाहार बनता हो वहां अन्नाहार का प्रवेश हो तो अच्छा। यह विचार करके मैंने इस गृह के व्यवस्थापक के साथ विशेष प्रबंध करके वहां भोज दिया। यह नया प्रयोग अन्नाहारियों में प्रसिद्धि पा गया, पर मेरी तो फजीहत ही हुई।
भोज मात्र भोग के लिए ही होते हैं, पर पश्चिम में इनका विकास एक कला के रूप में किया गया है। भोज के समय विशेष सजावट और विशेष आडंबर की व्यवस्था रहती है। बाजे बजते हैं, भाषण किए जाते हैं। इस छोटे से भोज में भी यह सारा आडंबर था ही। मेरे भाषण का समय आया। मैं खड़ा हुआ, खूब सोचकर बोलने की तैयारी की थी। मैंने कुछ ही वाक्यों की रचना की थी, पर पहले वाक्य से आगे न बढ़ सका। एडिसन के विषय में पढ़ते हुए मैंने उसके लज्जाशील स्वभाव के बारे पढ़ा था। लोकसभा हाउस ऑफ कॉमन्स के उसके पहले भाषण के बारे में ये कहा जाता है कि उसने मेरी धारणा है, मेरी धारणा है, मेरी धारणा है यो 3 बार कहा, पर बाद में वह आगे न बढ़ सका। जिस अंग्रेजी शब्द का अर्थ धारणा है, उसका अर्थ गर्भ धारण करना भी है। इसलिए जब एडिसन आगे न बढ़ सका तो लोकसभा का एक मस्खरा सदस्य कह बैठा कि इन सज्जन ने 3 बार गर्भ धारण किया, पर ये कुछ पैदा तो कर ही न सके। मैंने ये कहानी सोच रखी थी और एक छोटा सा विनोदपूर्ण भाषण करने का मेरा इरादा था। इसलिए मैंने अपने भाषण का आरंभ इस कहानी से किया, पर गाड़ी वहीं अटक गई। सोचा हुआ सब भूल गया और विनोदपूर्ण तथा गूढ़ार्थपूर्ण भाषण करने की कोशिश में मैं स्वयं विनोद का पात्र बन गया। अंत में सज्जनों, आपने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया, इसके लिए मैं आपका आभार मानता हूँ। इतना कहकर मुझे बैठ जाना पड़ा। मैं कह सकता हूँ कि मेरा ये शर्मीला स्वभाव दक्षिण अफ्रीका पहुंचने पर ही दूर हुआ। बिल्कुल दूर हो गया, ऐसा तो आज भी नहीं कहा जा सकता। बोलते समय सोचना तो पड़ता ही है। नए समाज के सामने बोलते हुए मैं सकुचाता हूँ। बोलने से बचा जा सके तो जरूर बच जाता हूँ। और यह स्थिति तो आज भी नहीं है कि मित्र मंडली के बीच बैठा होने पर कोई खास बात कर ही सकूं अथवा बात करने की इच्छा होती हो। अपने इस शर्मीले स्वभाव के कारण मेरी फजीहत तो हुई, पर मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि अब तो मैं देख सकता हूँ कि मुझे फायदा हुआ है। पहले बोलने का ये संकोच मेरे लिए डैककर था, अब वह सुखकर हो गया है। एक बड़ा फायदा तो ये हुआ कि मैं शब्दों का मितव्यय करना सीखा। मुझे अपने विचारों पर काबू रखने की आदत सहज ही पड़ गई। मैं अपने आप को ये प्रमाण पत्र दे सकता हूँ कि मेरी जबान या कलम से बिना सोचे विचारे या बिना तौले शायद ही कोई शब्द कभी निकलता है। याद नहीं पड़ता कि अपने भाषण या लेख के किसी अंश के लिए मुझे कभी शर्माना या पछताना पड़ा हो। मैं अनेक संकटों से बच गया हूँ और मुझे अपना बहुत सा समय बचा लेने का लाभ मिला है। अनुभव ने मुझे ये भी सिखाया है कि सत्य की प्रत्येक पुजारी के लिए मौन का सेवन इष्ट है। मनुष्य जाने अनजाने भी प्रायः अतिशयोक्ति करता है, अथवा जो कहने योग्य है उसे छिपाता है या दूसरे ढंग से कहता है। ऐसे संकटों से बचने के लिए भी मितभाषी होना आवश्यक है। कम बोलने वाला बिना विचारे नहीं बोलेगा, वह अपने प्रत्येक शब्द को तौलेगा। अक्सर मनुष्य बोलने के लिए अधीर हो जाता है। मैं भी बोलना चाहता हूँ, इस आशय की चिट्ठी किस सभापति को नहीं मिलती होगी। फिर उसे जो समय दिया जाता है वह उसके लिए पर्याप्त नहीं होता। वह अधिक बोलने देने की मांग करता है और अंत में बिना अनुमति के भी बोलता रहता है। इन सब लोगों के बोलने से दुनिया को लाभ होता हो, ऐसा क्वचित ही पाया जाता है, पर उतने समय की बर्बादी तो स्पष्ट ही देखी जा सकती है। इसलिए यद्यपि आरंभ में मुझे अपनी लज्जाशीलता दैख देती थी, लेकिन आज उसके स्मरण से मुझे आनंद होता है। ये लज्जाशीलता मेरी ढाल थी, उससे मुझे परिपक्व बनने का लाभ मिला। सत्य की अपनी पूजा में मुझे उससे सहायता मिली।